ग्रीटिंग्स टू ऑल द व्यूअर्स। आज हमारे बीच में मौजूद हैं प्रियांक शाह सर। प्रियांक सर एक काफ़ी अच्छे दोस्त हैं मेरे, एक मेंटोर की तरह से इन्होंने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई हैं, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और नॉर्मल डे टू डे अफेयर से रिलेटेड। प्रियांक सर का अगर मैं ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दूं आप सभी को, तो प्रियांक सर ने अपना पोस्ट ग्रेड MBA कंप्लीट किया है मार्केटिंग और फाइनेंस में, जिससे ये कह सकते हैं कि ये दोनों चीज़ों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। यही चीज़ दिख के आती है इनके कॉरपोरेट लाइफ में और अफेयर्स में। इस वक्त ये स्वस्तिका इन्वेस्टमेंट कंपनी के हेड ऑफ़ द ब्रांच हैं। अहमदाबाद की पूरी ब्रांच हैंडल कर रहे हैं और क्लाइंट बेस है इनके पास अराउंड 1500 लोगों का। मतलब नेटवर्किंग के ऊपर भी इनकी काफ़ी अच्छी महारत है। इसके अलावा देखा जाए तो सर सिंगर भी हैं। सर ने काफ़ी सारे लेख भी लिखे हैं और सर पब्लिक पॉलिसी को रिव्यू भी करते हैं। तो गवर्नमेंट की कई सारी चीज़ों के ऊपर अपना रिव्यू पेश करते हुए भी इन्होंने कई सारी चीज़ें लिखी और पब्लिश की हैं। तो ये काफ़ी मतलब एक अच्छा पॉडकास्ट होने वाला है, क्योंकि हमें काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा इनके स्टॉक मार्केट एक्सपीरियंसेस से और इनकी पब्लिक पॉलिसी के रिव्यू वाले माइंडसेट से भी। तो वेलकम सर, इट्स रियली अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू हैव यू। सबसे पहले व्यूअर्स को अपनी जर्नी के बारे में बताइए, आप कैसे इस इंडस्ट्री में आए और कैसे एक स्टॉक ब्रोकर बने। मेरी जर्नी की शुरुआत 2008 से की थी और तब मैंने एक डीमैट अकाउंट ओपन करवाया था, जस्ट डिलीवरी, ट्रेडिंग, इंट्राडे वगैरह के लिए। लेकिन उसके बाद मैंने वहाँ पे जो सब काम किया तो थोड़ा उसमें इंटरेस्ट भी क्रिएट हुआ। फिर आगे जाके मैंने वहाँ जॉब किया एज अ बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव। उसके बाद मैंने थोड़ा आगे नॉलेज लेके एक ऑपरेटर के बेस पे एक अलग कंपनी में भी वहाँ पे काम किया, जहाँ बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव था वो आर्यन सिक्योरिटीज़ मेरे गांव खंभात में थी। उसके बाद वहाँ नॉलेज लेके थोड़ा आगे बढ़ा, वहाँ पे मैंने ऑपरेटर डीलिंग की शुरुआत की, जो लतीन LKP सिक्योरिटीज़ के वहाँ पे किया था काम। उसके बाद वहाँ पे मैंने कुछ पढ़ाई किया, NISM क्लियर किया। उसके बाद 2011 में एंजल ब्रोकिंग में एज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव के मैं ज्वाइंट हुआ। वहाँ पे 3 साल काम किया। उसके बाद मैंने RMS एग्जीक्यूटिव, कम्युनिटी RMS पूरा मैं हैंडल करता था एंजल ब्रोकिंग में। उसके बाद 2013 से दिसंबर 2013 से मैं स्वस्तिका इन्वेस्टमेंट वहाँ पे मैं एज अ ब्रांच हेड हूँ अभी, और वहाँ पे मेरी जर्नी अप्रोक्स 12 साल हो चुकी है। जर्नी सुनकर काफ़ी अच्छा लगा सर। अब हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आप कौन कौन से ऑपरेशंस हैंडल कर रहे हैं बतौर ब्रांच मैनेजर, और ऑपरेशंस के अंदर कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो आप फेस करते हैं इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी। उसमें क्या रहता है, कोई भी पोजीशन हो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है। अभी मैं जो ब्रांच हैंडल कर रहा हूँ उसमें कई सारी चुनौतियाँ होती है, जैसे कि ऑपरेशन हैंडल करना पड़ता है, नया अकाउंट क्रिएशन करना पड़ता है, मार्केट में जाके नया बिज़नेस भी लाना पड़ता है, पे इन पे आउट सब देखना पड़ता है। बैक ऑफिस में भी कई सारे क्वेरीज होते हैं, वो भी सॉल्व करनी पड़ती है। मतलब देखो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरा हमारा यह काम है। और ऐसा नहीं है, वहाँ पे सब कुछ मिला के भी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट भी सेल करना पड़ता है, और तब जाके कुछ ना कुछ रेस्ट मिलता है। उससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं। आपकी बातें सुन के थोड़ा सा टेंस हो रहा हूँ मैं, क्योंकि अगला सवाल यही था कि क्या ये इंडस्ट्री लुक्रेटिव है नए टैलेंट्स के लिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही सबकी आंखों में पैसा आने लग जाता है कि हाँ भाई हम लोग जाएंगे, अगले वॉरेन बफे बनेंगे या अगले जॉर्डन बिलफोर्ड बनेंगे, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट बनेंगे। तो आप उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे सर। जैसा ये इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और अभी जो नई जनरेशन आती है वो भी आती ही है। ऐसा नहीं है कि सब लोगों में यहाँ पे इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है, लेकिन इंटरेस्ट तो है, लेकिन पेशेंस जो है वो ख़त्म हो चुका है। सबको क्विक मनी चाहिए, आज इन्वेस्ट करो शाम तक पैसा चाहिए, 3:30 के पहले पैसा चाहिए। कोई डिलीवरी पे मानता नहीं है, सब F&O करना है, सबको पैसा कमाना है। तो जो नई जनरेशन आती है, मेरी एडवाइस वही है कि आपके पास पेशेंस हो, आपके पास
ज़्यादा से ज़्यादा तजुर्बा हो कि यहाँ मेरी ये लाइन में मेरे को ग्रोथ चाहिए, कुछ बनना है, तो ये लाइन बेस्ट है आपके लिए। सर इन्वेस्टमेंट के अलावा हमारे व्यूअर्स को थोड़ा करियर एंगल भी बताइए, क्योंकि आपने इस इंडस्ट्री में 12 साल निकाले हैं, तो उस एंगल से कितनी लुक्रेटिव है ये इंडस्ट्री अगर हम इसमें करियर बनाना चाहें तो? इसमें करियर बनाना बहुत अच्छा है, लेकिन वो ध्यान रखना पड़ेगा कि करियर तब बनेगा जब आपके पास नॉलेज होगा, आपके पास क्लाइंट बेस होगा, आप क्या सर्विस देते हो, आप किस तरह का आपकी सर्विस डिलीवर करते हो, तो आपका करियर कोई भी कंपनी में अच्छा से अच्छा बनने ही वाला है। ताकि अभी कई बार ऐसा होता है कि जो मुफ्त की रेवड़ियाँ बाज़ार में बिक रही है, तो वो भी मार्केट में थोड़ा कंपटीशन में तकलीफ़ तो होती है, लेकिन ऐसे कुछ घबराने की बात नहीं है, बिज़नेस तो हो ही जाता है। जैसे बोले तो सब बोलते हैं कि भाई मार्केट में डिस्काउंट ब्रोकरेज चल रहा है, फ्री में ब्रोकरेज चल रहा है, ऐसा वैसा, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। सब जगह पे बिज़नेस तो अपने हिसाब से मिल ही जाता है। वो ध्यान रखना है कि हम कस्टमर को एकदम ट्रांसपेरेंट बात करें, जो भी है वो एकदम डिलीवर प्रॉपर करें, तो क्लाइंट अपने पास वो खींच के आएगा ही आएगा। जैसे एक कहावत है ना कि नई मूंगफली बाज़ार में आने से बादामों के दाम गिरा नहीं करते, तो कुछ भी मार्केट में आए तो ऐसा नहीं है कि वो पुराना वाला अभी ख़त्म हो गया है। लवली एडवाइस। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं सर यंग टैलेंट की ही, आपकी पोजीशन पर आने के लिए या आपके जितना क्लाइंटल अचीव करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हो सकते हैं जो उन्हें फॉलो करने चाहिए प्रैक्टिकली मैं बताऊँ तो मैं मेरी ही बात करूँ, मैंने कोई जादुई छड़ी नहीं घुमाई थी यहाँ तक पहुँचने के लिए। मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया हुआ है। मैंने भी एक बैक ऑफिस से लेके RMS एग्जीक्यूटिव, सेल्स, मार्केटिंग सब कुछ किया हुआ है, तब जाके यहाँ पे मैं आज बैठा हुआ हूँ। और ऐसा नहीं है कि आप एक सीढ़ी आगे चले जाओ तो आपके पास शांति होगी, रिलैक्सेशन होगा। जितनी सीढ़ी आप चढ़ते रहोगे उतनी जवाबदारी ज़्यादा बढ़ती रहेगी आपके पास। और ऐसा भी बोलूँ कि ये लाइन है, उसमें ग्रो अप भी है, अच्छा है। और ये लाइन में आगे काम करने के लिए पहले तो ऐसा है कि आपको सब कुछ डिटेल में सीखना ही पड़ेगा, उसके अलावा तो आप आगे नहीं बढ़ सकोगे। क्योंकि पहले क्या था कि सबको ऐसा था कि स्टॉक मार्केट यानी पैसे डालो, कमा लो, निकालो, हो गया। ऐसा नहीं है, उसमें भी रूल्स रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्टली हो चुके हैं, वो सब सीखना पड़ेगा, उसके बाद हम यहाँ पे कुछ कर सकेंगे। सर जैसे कि आपने अपनी जर्नी में बताया कि आपने NISM के सर्टिफिकेशंस क्लियर किए थे, जो एक तरीके से आज के दौर में एक तरीके का एविडेंस है या एक प्रूफ है कैंडिडेट्स के एंड पे दिखाने के लिए कि उनके पास एक सर्टिफिकेट के फॉर्म में एक स्किल सेट है बेसिकली। इसके अलावा कौन कौन से सर्टिफिकेशन या स्किल सेट हैं जो अचीव करने चाहिए यंग टैलेंट्स को इस इंडस्ट्री में आने से पहले? स्टॉक मार्केट के वैसे तो बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं जो क्लियर करने पड़ते हैं, लेकिन बेसिकली एक NISM 8 है, कमोडिटी डेरिवेटिव, फिर एक म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस है। ये 3-4 जो बेसिक है, फिर ऑपरेशंस के है, ये 4-5 जो है सर्टिफिकेट वो क्लियर होंगे तो डेफिनेटली आप यहाँ पे ज्वाइंट हो सकते हो। सर सबसे पहले तो कोई भी नया इंसान आपके क्लाइंट बेस के बारे में सुनेगा तो ही समझ लेगा कि कितने पापड़ बेले होंगे आपने अपनी जर्नी के दौरान। तो ये भी बताइए कि नेटवर्किंग का कितना बड़ा रोल है एज अ सेल्स हेड या फिर एज अ ब्रांच हेड बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, क्योंकि एट द एंड आज के दौर में देखा जाता है नेटवर्क को रेवेन्यू के साथ सीधा। उस बारे में थोड़ा बताइए व्यूअर्स को। नेटवर्किंग में ऐसा है कि जैसे बिज़नेस आप कर रहे हो या तो कुछ जॉब कर रहे हो, तो वो ग्रो कब होगा? जब आपके पास क्लाइंट बेस होगा, उसके अलावा तो होगा नहीं। तो क्लाइंट तो बनाने ही पड़ेंगे। क्लाइंट कब बनेगा? कि जब आप आपकी प्रोडक्ट बेचोगे तो ही क्लाइंट बनेगा। अगर ज़्यादा क्लाइंट बनाने हैं तो सबसे पहले आपकी प्रोडक्ट क्या है वो उसको प्रॉपर समझानी पड़ेगी। प्रोडक्ट में अच्छाइयाँ क्या है वो भी समझानी पड़ेगी। उसमें नेगेटिव पॉइंट क्या है वो भी बताना पड़ेगा, ताकि आज के मार्केट में ऐसा कोई है नहीं, वो सब पॉजिटिव पॉइंट ही बताते हैं। जो मेरा स्टाइल थोड़ा अलग है, मैं उसका नेगेटिव पार्ट भी बताता हूँ, क्योंकि क्लाइंट अपने भरोसे आता है यहाँ पे, तो वो भरोसा जीतना पड़ेगा पहले तो आप वो हिसाब से बिज़नेस क्रिएट कर सकते हो। अगर
वो कस्टमर का आपने ट्रस्ट जीत लिया तो आप तो नेटवर्किंग या मार्केटिंग करोगे ही करोगे, आपके बिजनेस या आपके धंधे के लिए वो खुद मार्केटिंग करेगा। तो वो आज की जनरेशन को वो ध्यान रखना चाहिए कि आप जितना ट्रांसपेरेंट आपके क्लाइंट के साथ होंगे तो आपको बिजनेस इजी मिल जाएगा। बढ़िया एडवाइस अगेन फॉर नेटवर्किंग। सर अब अपने क्लाइंट्स को ये बताइए, क्लाइंट्स आई एम श्योर वो भी देख रहे होंगे और हमारे व्यूअर्स को जो नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ उन्हें भी ये बताइए, एज अ स्टॉक मार्केट पर्सन कितना डिफ़िकल्ट होता है अपनी नॉर्मल लाइफ के साथ इन सारी एनालिटिकल चीज़ों को मैनेज करना, क्योंकि कई कंपनीज़ पे एनालिसिस करना पड़ता है, देश पे इकोनॉमी पे कई सारे एनालिसिस आप रन करते होंगे, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में भी आपको सीखते रहना कंटिन्यूअसली। कितना डिफ़िकल्ट होता है ये सब मैनेज करना? इसके अलावा पब्लिक पॉलिसीज़ को भी रिव्यू कर रहे हैं, सिंगिंग भी कर रहे हैं, अपने पैशन को भी फॉलो कर रहे हैं, ये सब कैसे हो पा रहा है सर, बताइए ज़रा। ये सब अंदर की शक्ति होती है ना, तभी होता है। वैसे पूरा दिन तो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है 8 घंटे 9 घंटे, वो तो अपने को काम करना ही पड़ता है। और जो भी कस्टमर हम बनाते हैं तो वो कभी कभार क्या है कि वो भी टाइम मांगते हैं कि कुछ एडवाइस दो ताकि हम उसमें पैसा भी इन्वेस्ट कर सकें, कुछ अच्छा रिटर्न मिल सके। जैसा अभी मार्केट का सिनेरियो है, बहुत नीचे जा चुका है लास्ट 3 महीने 4 महीने में, तो उस टाइम पे प्रेशर भी ज़्यादा रहता है क्योंकि कई क्लाइंट इतने होते हैं, 1500-1700 क्लाइंट है मेरे पास, तो सबको वो एडवाइस सजेशन कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो मैं आफ्टर सर्विस भी मैं घर पे जाके भी पूरा इनके ऊपर एनालिसिस भी करता हूँ, उन लोगों को सर्विस भी देता हूँ। अगर घूमने भी जाऊँ तो भी वहाँ पे मेरा फ़ोन चालू ही रहता है। तो वो हिसाब से मैं अपने हिसाब से वो रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट भी मैं सबको करवाता हूँ। और रही बात एनालिसिस की, तो अभी जिस तरह का मार्केट में चल रहा है तो हिसाब से ऐसा भी हो सकता है कि सबको एडवाइस तो चाहिए, लेकिन आप एडवाइस किस तरह की देते हो ना, उसके ऊपर है। मार्केट में सब लोग अभी कैसा है कि जैसे आप मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आप अपना जब घर बनाते हो ना तो इंटीरियर डिज़ाइनर रखते हो, कुछ आपको फिज़िकली प्रॉब्लम हो तो फैमिली डॉक्टर रखते हो। लेकिन आज का टाइम कैसा है, सब डॉक्टर गूगल जिंदाबाद है। सबको पैसा इन्वेस्ट करने के लिए एडवाइज़र की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन मेरे पास वो अच्छा है कि मेरे पास क्लाइंट है, मेरे पर ट्रस्ट करता है, तो वो उनके आशीर्वाद से ही मैं आज यहाँ पे खड़ा रहता हूँ। और उन लोगों को भी पता है कि मैं उन लोगों को किस तरह का सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। तो आप मेरे साथ वो लोग भी जुड़े हुए हैं, तो वो ऊपर वाले की भी मेहरबानी है कि मैंने उनको अच्छा सर्व किया तो वो अभी अब मेरे साथ है। सर ये तो आपने बता दिया एनालिसिस जो बतौर प्रोफेशनल आप कर रहे हैं, थोड़ा सा पब्लिक को उस बारे में भी ज्ञान दीजिए या फिर एनलाइटन कीजिए कि आप पब्लिक पॉलिसीज़ को रिव्यू करना कब से शुरू किया था आपने, और इसके अंदर आपकी रुचि कैसे पैदा हुई? क्या कोई कनेक्शन है इसका आपकी पास्ट लाइफ से या कैसे, मतलब? उसमें वो है कि जैसे मैं मार्केट का तो जैसे एनालिसिस करता हूँ, तो बेसिकली मुझे मेरे गांव से बहुत प्रेम है, तो मैं उसका भी एनालिसिस करता हूँ। मैं तकरीबन 14 साल से अहमदाबाद में हूँ, लेकिन ये 14 साल में मैंने बहुत सारा मेरे गांव के लिए एनालिसिस भी किया है। जो जैसा बोलते हैं ना कि एक देश बनाने के लिए एक राज्य भी बनाना पड़ता है, और एक राज्य को अच्छा बनाने के लिए शहर को भी अच्छा बनाना पड़ता है। सब शहर को अच्छा बनाना है ना, तो सब छोटे छोटे गांव को भी एक साथ लेकर चलना पड़ेगा, तब जाके एक अच्छा इंडिया बनेगा। तो इस हिसाब से मेरे खंबात पे भी मैं तकरीबन समझ लो कि लास्ट 5-6 साल से तो ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च कर रहा हूँ उसके ऊपर कि उसमें कौन कौन सा डेवलपमेंट की ज़रूरत है, क्या कर सकते हैं छोटे छोटे गांव के लिए, या उनके अंदर भी जो गांव है तो उसके लिए भी क्या कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ पे अभी मैं थोड़ा एनालिसिस कर रहा हूँ। इट्स गुड टू नो दैट सर, आप काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हैं अपने रूट से अभी भी, और अभी भी अपने गाँव के बारे में इतना सोच रहे हैं। इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बहरहाल आप ये बताइए कि जितने भी बड़े इवेंट्स होते हैं आज की तारीख में ये देखा जा रहा है कि ज़्यादातर तो नेगेटिवली ही इम्पैक्ट कर रहे हैं मार्केट को। एक तरीके से पब्लिक ये एस्पायर करना ही भूल गई है कि मार्केट इजीली ऊपर भी जा सकता है। जैसे हम लोगों ने एग्जांपल्स देखे हैं पिछले कुछ सालों में, सबसे पहले तो कोविड जो हर एक की ज़ुबान पर अभी भी है, उसके बाद रशिया यूक्रेन का वॉर, उसके बाद छोटे मोटे क्राइसिस जो कि हमारे इकोनॉमी ने झेले, जैसे कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने एग्जिट किया था।
इस वक्त हम लोग देख रहे हैं टैरिफ वॉर का आलम ट्रम्प सर के आने के बाद। इस बारे में बताइए, क्योंकि इन अ वे नो डाउट अब मार्केट क्योंकि थोड़ा बहुत अच्छे वे में रिएक्ट कर रहा है, ग्रीन हो रहा है, पर पैनिक की सिचुएशन अभी भी है। उसके बारे में अपना कोई ओपिनियन आप हमारे व्यूअर्स के सामने रखना चाहें तो। मार्केट में चाहे कितना भी पैनिक हो जाए, लेकिन हमको पैनिक तो नहीं होना चाहिए। अभी मार्केट कैसा चल रहा है, सबको लगता है जैसे एक पॉजिटिव वे पे जब मार्केट जाता है ना, तब हम कस्टमर को बोलते हैं कि अगर आपने जो भी बाय किया है तो अभी प्रॉफिट थोड़ा बुक कर सकते हो, लेकिन तब क्लाइंट नहीं मानता है। जब मार्केट पैनिक होता है ना, तब जाके बोलता है कि अभी क्या लगता है। लेकिन मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ, अगर हम सेल में कुछ डिस्काउंट लेने जाते हैं तो ये भी जो मार्केट में अभी पेनिट्रेशन चल रहा है, तो समझ लो कि एक डिस्काउंट चल रहा है। हम थोड़ा थोड़ा करके उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तब जाके आपको आगे कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ऐसा मत समझो कि अभी मार्केट गिरने वाला है, मार्केट बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ होएगा ही नहीं। वो प्लस में ही जाएगा, पॉजिटिव ही है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक और अच्छी एडवाइस हमारे व्यूअर्स के लिए। अब सर, क्योंकि आपने अपने होम टाउन की बात की है, एक अलग फैसिनेशन खड़ा हो रहा है मेरे दिमाग में एज अ पॉडकास्टर ये पूछने के लिए, आप इस वक्त इकोनॉमी के बारे में क्या सोचते हैं? कोई ऐसे स्टेप्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट को या एज अ सिटीज़न लेवल इंडिविजुअल्स को भी फॉलो करना चाहिए, देश को, अपने होम टाउन को आगे बढ़ाने के लिए, या एक ओवरऑल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की तरफ देश को ले जाने के लिए? अच्छा क्वेश्चन है। मैं अपना छोटा 2 एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने जो रिसर्च किया है। एग्जांपल मेरे खंबात की बात कर रहा हूँ। मेरे खंबात में बहुत बड़ा समुद्र है। इतनी बड़ी जगह है कि आप वहाँ पे कुछ भी डेवलप कर सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल मैं दूँ कि वहाँ पे आप अगर पॉसिबिलिटी हो तो वहाँ पे सोलर प्लांट भी डाल सकते हो। पूरे छोटे गांव से लेके उससे भी छोटे गांव में आप बिजली पहुँचा सकते हो। तो ये छोटा कदम है ना, वो आगे जाके अपने इकोनॉमिक्स को भी बूस्ट मिलेगा। और दूसरा वो भी है कि अभी हम देखते हैं कि जैसे कि एक स्वच्छ भारत अभियान भी चल रहा है। वो हिसाब से देखें कि छोटे छोटे गांव में मैंने भी वहाँ पे विज़िट किया था, वहाँ पे प्रॉपर क्लीन अप हो ही नहीं रहा है। तो वहाँ पे मैं सबको वही इंस्टीट करूँगा कि खुद का गांव है, खुद का घर है, खुद का आंगन है, वो आप क्लियर रखो और उसका कुछ ऐसा प्लान करो कि जैसे गोबर गैस में कन्वर्जेशन हो, उसमें से खातर बने, उसमें से कुछ दवाई भी बने। ऐसा हो सकता है तो वो जाके एक कॉस्टिंग भी कम होगी और अपने जो किसान है उसको भी कुछ आमदनी ज़्यादा मिल सकती है। और जो वहाँ पे पाक तैयार होगा खेत में, वो भी एकदम ऑर्गेनिक से रेडी होगा। तो वो भी अपने ये छोटे छोटे सोच भी आगे जाके अपने गांव शहर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाती है। सर, आपके हिसाब से कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से इकोनॉमी जितना फास्ट ग्रो होनी चाहिए उतनी नहीं हो पा रही है? क्योंकि हम लोगों ने चाइना का ग्राफ देखा है, 1974 या 75 तक आई गेस हम लोगों का ग्राफ एक जितना ही था जीडीपी में, पर चाइना ने एक्सपोनेंशियली ग्रो किया है। क्या इसमें सिटीज़न लेवल से हम कोई लापरवाही कर रहे हैं जो हमें बंद करनी चाहिए हमारी डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए, या फिर कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि अथॉरिटीज़ की साइड से कुछ हद तक नेग्लिजेंस फेस करना शुरू हो चुकी है इकोनॉमी? क्योंकि कई दफ़ा हमने लेमैन टर्म्स में कहा जाए तो लोगों को ये कहते सुना है कि भाई सरकार कुछ नहीं करती, जो कि हम लोग एजुकेटेड लोग जानते हैं कि वैसा है नहीं। किस हद तक नेग्लिजेंस फेस करना पड़ रहा है अथॉरिटीज़ की तरफ से हमारी इकोनॉमी को, ज़रा उसके ऊपर आप रोशनी डालिए। जैसे मैं खंबात की बात करूँ तो उसमें जैसे कि रोड, पानी, बिजली प्रॉब्लम है, वो पहले सॉल्व होना चाहिए, फिर क्लीन अप। हम लोग तो बोलते हैं स्वच्छ भारत अभियान, लेकिन नहीं होता है कोई जगह पे। तो उसके ऊपर भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट को ही फोकस करना चाहिए, वहाँ पे लोकल पब्लिक को भी थोड़ा फोकस करना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। सब लोग अगर अवेयर होंगे तो कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा। और लास्ट में वो कि अगर आप कुछ ना कर सको तो ठीक है, लेकिन अपनी अथॉरिटी से कुछ सवाल तो करो कि कहाँ पे ये अटका हुआ है, क्यों नहीं हो रहा है। ऐसा अवेयरनेस आएगी तो भी कुछ ना कुछ वहाँ पे डेवलपमेंट श्योर होगा।
ओवरऑल अगर इस बातचीत का निष्कर्ष निकालते हैं तो चाहे करियर हो, चाहे सिटी का डेवलपमेंट हो, या चाहे अलग अलग फील्ड्स के अंदर एक्सेल करना, सर के हिसाब से हर चीज़ डिपेंड करती है इंडिविजुअल पर। हम कितना इन्वॉल्व हो सकते हैं किसी प्रोसेस में, या हम कितना आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी एडवाइस है हमारे व्यूअर्स के लिए भी। इसके अलावा कोई एक एडवाइस आप देना चाहें ये वाले एपिसोड को और अच्छा बनाने के लिए, या इसमें चार चांद लगाने के लिए? हर किसी को किसी न किसी चीज़ का ईगो रहता है, अभिमान भी रहता है, लेकिन वो साइड में रख के एक बेसिक एडवाइस यही है, जैसे रावण को ज्ञान का अभिमान था और राम को अभिमान का ज्ञान था। बस वो सोच के हम सबको अपना खुद का काम आगे करता रहना चाहिए। It was really a great opportunity and an enriching opportunity to have you with us. काफ़ी कुछ सीखने मिला है प्रियांक सर से। जैसे कि मैंने बताया, सर काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो इनका खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ पर जाकर इनके क्रिएशन और कंटेंट को चेकआउट कर सकते हैं। और आज की पॉडकास्ट में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।